सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा 12 के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो आज का विषय हम पढ़ने वाले हैं वो है गतिक विद्युत वाहक बल, दैट इज़ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये चित्र आप देख सकते हैं सभी बच्चे कि L लंबाई का एक चालक तार PQ चुंबकीय क्षेत्र B में नियत वेग V से गतिमान है। चालक तार की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, ठीक है, इसीलिए क्रॉस से हमने दिखाया है, तथा वेग V चुंबकीय क्षेत्र B तथा चालक तार की लंबाई दोनों के लंबवत है। ठीक है, तीन आयामी होते हैं, तो एक पे V है, एक पे B है और एक पे आपका वो चालक है। ठीक है, चालक तार में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अपने यादृच्छिक चाल रैंडम स्पीड के साथ साथ तार के वेग v से भी गति करेंगे। यादृच्छिक चाल के कारण इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले औसत चुंबकीय बल क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि रैंडम में हमने पढ़ा है कि वो हर दिशा में जो है मूव करते हैं। तो जब हर दिशा में मूव करेंगे तो आपका क्या होगा? औसत, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका चुंबकीय बल शून्य हो जाएगा। चालक के नियत वेग v के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला औसती चुंबक बल कितना होगा? हम पढ़ चुके हैं। इस फिगर के लिए आप देख सकते हो, ये आपका कंडक्टर है, मतलब चालक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो F = QVB साइन थीटा, मतलब QV क्रॉस B होता था, तो FB मतलब ये जो चुंबकीय बल इस पर काम कर रहा है ये क्या होगा? QVB। अब Q कितना है? इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, तो EV क्रॉस B लेंगे, जहाँ Q बराबर E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब E कितना होगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल FB की दिशा P की ओर है, अतः इलेक्ट्रॉन चालक के सिरे P की ओर गति करेंगे तथा सिरे P पर एकत्र होकर इसे ऋणावेशित कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे उसी तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन के चालक, तो P को ऋणावेशित कर देंगे। ठीक, सिरे Q पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके कारण Q पर क्या आ जाएगा? धनावेशित। अगर इलेक्ट्रॉन आपके P की तरफ चले गए हैं तो Q पे अपने आप कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? Q पे अपने आप जो है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश अपने आप आ जाएगा। फलस्वरूप बिंदु Q से P की ओर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E × E, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पहले ही पाठ में। अब आवेश तब तक एकत्र होंगे जब तक दोनों आपके बराबर ना हो जाए। कौन कौन से? आपके वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने पर हमारा E से E कट जाएगा, बचेगा VB = E। इसके उपरांत PQ के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अब ये बैलेंस हो गया है। यदि तार के सिरों P व Q के बीच विभवांतर हम ε0 माने, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ये एप्सिलॉन है, तो E की वैल्यू कितनी होती है? हम पढ़ चुके हैं ना, V/L, उसी के समकक्ष इसको E/L, ε/L लिख रहे हैं, ε/L लिख रहे हैं। ठीक है, शब्द को समझिएगा, ε/L लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? E की जगह ε/L, ये ले लिए। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली, वो हो गया V × B × L। यहाँ पर हमने मॉड वैल्यू ली हुई है, मॉड मतलब बिना किसी चिन्ह के। इस प्रकार गतिशील स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल के कारण चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगेगा। विभवांतर कितना होगा? विभवांतर होगा V का आपका मॉड वैल्यू मतलब सिर्फ मान, और B का मॉड वैल्यू मतलब सिर्फ मान × L, लंबाई जितनी भी आपने चालक की ली है। तो एक साथ लिखेंगे VBL, ये आपका सूत्र बनेगा। इस प्रकार जब कोई ऋजुरेखीय चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF या विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? ये होता है VBL। ठीक है, अब
यदि चालक के वेग v की दिशा चुंबकीय क्षेत्र b से अगर थीटा का कोण बना रही है, तब इसी सूत्र में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगता था, जो सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा लगता था, तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा VBL साइन थीटा। अब इसमें केसेस कर सकते हैं वही वाले कि अगर क्षेत्र की दिशा में चालक के गतिमान होने पर थीटा बराबर 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और अगर थीटा 90 होगा साइन 91 तो मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। इसी के हिसाब से फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हम समझते हैं। फ्लेमिंग के दाएं, हमने बाएं हाथ का था, ये दाएं, ठीक है, ये मेरे दाएं मतलब राइट हैंड के रूल के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो अंगूठा है वो चालक को दिखाएगा, जो आपका पहली जो आपकी वो है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका क्या दिखाएगा, चालक, ये आपका क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो है ये वाला, ये क्या दिखाएगा, आपका प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगा। तो इस तरह से आप धारा कहीं भी किसी भी उस पर निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है स्वप्रेरण, आत्मप्रेरण, स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। यदि कुंडली की धारा में परिवर्तन हो तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये आप जान चुके हैं जब हम पहले भी फैराडे के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में मुख्य धारा के साथ साथ प्रेरित धारा भी होती है तथा यह प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। ये सब हम जान चुके हैं, ठीक है, सारा हम नियम पढ़ चुके हैं। तो अब आत्मप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहेंगे, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली, ये शब्द ध्यान रखिएगा, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को आत्मप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। लेंस के नियमानुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा, ठीक है, प्रेरित सदैव मुख्य धारा के होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है, उसका विरोध करती है, ठीक है। इस चित्र में आपको ये दिखाया गया है कि इसमें धारा नियंत्रक द्वारा मुख्य धारा में वृद्धि की जाती है, धारा नियंत्रक रियोस्टेट, ठीक है। अतः प्रेरित धारा में मुख्य धारा की दिशा आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई जा रही है, ये इस तरह से चल रही है। और हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, ये एस, अगर साउथ पोल बनता है तो करंट की दिशा ऐसे होती है क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ पोल बनता है तो नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज मतलब यह साउथ पोल बना है। अब है स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। माना किसी कुंडली में प्रवाहित धारा I है तथा कुंडली के प्रति फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि यदि कुंडली में फेरे n है तो n इंटू फाई मतलब जितना फ्लक्स जनरेट होता है प्रति फेरे इंटू नंबर ऑफ फेरे कर दिए, तो कितना आ रहा है, ये करंट के समान, जो करंट जनरेट होगा उसके समानुपाती होता है, ठीक है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियंताक निकलता है, ये नियंताक क्या होगा, ये नियंताक होगा आपका L। तो n फाई, n क्या है, कितने फेरे हैं, और फाई क्या है, प्रति फेरे में कितना चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। तो n फाई किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तब ये मेरा L यहाँ पर चिन्ह आया, ठीक है। अब L एक नियंताक है तथा इसे कुंडली का आत्म प्रेरण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। L का मान n फाई बटे I होता है, ठीक है। यदि मैं I को 1 एम्पियर लूँ तो L होगा n फाई बटे 1 मतलब n फाई के बराबर। किसी कुंडली का आत्म प्रेरण गुणांक कुंडली से संबंध वह चुंबकीय फ्लक्स है जब कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन कितना होगा, n इंटू डी फाई बटे डी टी, ठीक है। अब ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स मतलब आपके विद्युत फ्लक्स में कितना बदलाव आ रहा है समय के साथ, वो ले लिया हमने। अब n को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, n फाई किसके बराबर होता है, L के बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, n इंटू आई के बराबर होगा। आई अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो एल आई इजिकल टू n फाई, तो यहाँ पर एल आई मैं लिख लूँगी। अब L चूँकि नियंताके से बाहर ले जाऊँगी तो एप्सिलॉन कितना होगा, माइनस L डी आई बटे डी टी।
तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव साइन दिखा रहा है। यहाँ से हम एल की परिभाषा निकाल सकते हैं। एल का कितना हो गया, परिभाषा करने इसका मान कितना आया, ऋणात्मक के साथ एप्सिलॉन नॉट बटे डी आई बटे डी टी। यदि डी आई बटे डी टी को 1 माने 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एप्सिलॉन। तो इसी से हम एल की डेफिनेशन या उसका वो लगा सकते हैं कि इसका मतलब इसका परिभाषा क्या होगी कि किसी कुंडली का आत्म प्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यदि एप्सिलॉन को 1 वोल्ट रखूं तो डी आई बटे डी टी का मान कितना आ जाता है, 1 एम्पियर बटे सेकेंड। तो एल को हम यहाँ से ये दोनों वैल्यू रखने पर एल कितना बनेगा, देखिए ऊपर एप्सिलॉन की जगह मैंने 1 वोल्ट रखा और डी आई बटे डी टी की जगह 1 एम्पियर प्रति सेकेंड रखा। ये पूरा मान क्या कहलाता है, 1 हेनरी। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है। तो किसी कुंडली का आत्म प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा यदि कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकेंड परिवर्तन के कारण कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, हो जा रहा है। ये तो था सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरण। अब हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण की। अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक की वजह से दूसरे में आपका इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुंडलियाँ P है और S है, एक दूसरे के निकट है। कुंडली P बैटरी B धारा नियंत्रक रियोस्टेट तथा कुंजी K से जुड़कर परिपथ बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर हमने सिर्फ जो है S के साथ क्या जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है और P के वो अधिक बहुत ही निकट रखा है। ठीक, कुंजी K को दबाते ही कुंडली P में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, हम जैसे इसको बंद करेंगे धारा प्रवाहित होगी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। पर कुंडली S से जुड़े धारा मापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होगा। लेकिन देखिए इसमें हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, लेकिन इसमें भी आपको धारा गैल्वेनोमीटर में बदलाव नज़र में आएगा। तो उत्पन्न हो जाता है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S से गुजरती है। ठीक है, P से बनी S से गुजरी क्योंकि बहुत ही करीब रखा है। अर्थात कुंडली S में फ्लक्स रेखाओं में वृद्धि होने लगती है। 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा है मान S में P की वजह से, क्योंकि P और S बहुत करीब रखे हैं। P में आपके जो है फ्लक्स रेखाएं निकली हैं, चुंबकीय रेखाएं निकली हैं, तो यहाँ तक वो पहुँच रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। कुंडली S से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप कुंडली S में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है और धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। लेंज के नियम अनुसार क्या होगा, S में उत्पन्न जो धारा होगी, धारा की दिशा P में प्रवाहित धारा के विपरीत होगी। तो आप देख रहे हैं कि लेंज के नियम अनुसार कुंडली S में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, P के विपरीत होगी। अब कुंडली P को जो जिसमें की बैटरी जुड़ी है उसे प्राथमिक कुंडली कहेंगे और S जिसमें की धारावाही जुड़ी है ये इसको सेकेंडरी करेंगे, द्वितीयक कुंडली कहती है। कुंजी K को छोड़ने पर पुनः धारामापी विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब उसको हम हटा दें तो फिर धीरे धीरे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कम हो रही हैं, कम होने पर भी अब क्या होगा, विक्षेप होगा। लेकिन विक्षेप की दिशा क्या होगी, अगर इधर ये दिशा थी तो अब इसकी उल्टी होगी। क्यों? क्योंकि इस समय विक्षेप की दिशा पहले की अपेक्षा विपरीत हो जाएगी, क्योंकि अपने ही नियम को, अपने ही जिस कारण ये बना है उसको ये रोकती है। तो अगर इधर जब करंट हम बढ़ा रहे थे तब क्या हो रहा था, अगर दिशा इधर थी तब करंट घटा रहे हैं तो इसमें जो है करंट विद्युत बनेगी तो लेकिन उल्टी दिशा में चलेगी। कुंजी K को छोड़ते कुंडली P में धारा बंद हो जाती है तथा कुंडली S में गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं लुप्त होने लगती है, धीरे धीरे लुप्त होती है। अर्थात कुंडली S में चुंबकीय फ्लक्स घटता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली S में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा कुंडली S में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लुप्त होने का विरोध करती है, अर्थात फ्लक्स रेखाओं को बनाए रखने का प्रयास करती है। अभी तक जब बन रही थी तो उसे घटाने का प्रयास कर रही थी, अब जब वो घट रही है तो उसे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसीलिए द्वितीयक कुंडली
में प्रेरित धारा की दिशा वही होती है जो P के बहने वाली धारा की दिशा में है, क्योंकि अब उसे बलवती करने की कोशिश करेगी। उपर्युक्त प्रयोग में यह स्पष्ट है कि किसी कुंडली में परिवर्तित धारा समीपस्थ कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, क्योंकि ये एक की वजह से दूसरे में हुई है, तो अन्योन्य प्रेरण इसे कहते हैं। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालेंगे या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। वो क्या है? माना प्राथमिक कुंडली P में प्रवाहित धारा I के कारण द्वितीय कुंडली में प्रति फेरे में संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? φ2। ठीक है, किसमें है? φ2, P की वजह से। ठीक है, अब द्वितीय कुंडली में अगर हम फेरों की संख्या N2 माने तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स N2 φ2 होगा। द्वितीय सेकेंडरी में N2 φ2, तो ये जो N2 φ2 है ये I1 के समानुपाती होगा, मतलब द्वितीय कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स ये होगा, तो ये I के बराबर Mi के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि P में कितनी धारा बह रही है? I1 बह रही है, और आपका जो चुंबकीय फ्लक्स किस में आ रहा है? वो S में आ रहा है, द्वितीयक में आ रहा है। तो M जब हम यहाँ पर इस चिन्ह को हटाएंगे समानुपाती का, तो वहाँ क्या आएगा? इक्वल टू का आएगा, एक नियंताक कांस्टेंट लगेगा जिसे M कहेंगे। M एक नियंताक है, इसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। समीकरण 1 से अगर मैं लेकर आऊँ तो M का वैल्यू कितना होगा? N2 φ2 बटे I1, N2 φ2 बटे I1। ठीक है, अगर मैं I1 का मान कितना रख दूं? I1 का मान मैं 1 एम्पियर कर दूं तो ये कितना होगा? N2 φ2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 हो जाएगा। तो किन्हीं दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली से संबंधित वह चुंबकीय फ्लक्स है। देखिए, दो कुंडलियों में द्वितीयक में जो जनरेट हो रही है, ठीक है, वह चुंबकीय फ्लक्स है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, सूत्र 1 में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है। देखिए ε2 मतलब द्वितीयक में हो रहा है N2 φ2 की वजह से, लेकिन करंट कहाँ है? करंट है आपका प्राइमरी पहले वाले में, तो कितना आ रहा है? N2 φ2 की जगह हमने Mi1 लिखा। 1 क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी में हो रही है। ठीक है, प्राथमिक में हो रही है, लेकिन असर कहाँ है? 2 में, तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो -M को बाहर किया, di/dt हुआ, तो M का मान कितना आया? नेगेटिव ऋणात्मक ऑफ ε2 di1/dt। यदि di1/dt को 1 एम्पीयर प्रति सेकंड ले तो समीकरण में M का मान कितना हो जाएगा? M बराबर -E2 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको डेफिनेशन दे सकते हैं। अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसी समीकरण में देखेंगे तो ε2 कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो ये वैल्यू di/dt को अगर मैं 1 एम्पियर प्रति सेकंड ले लूँ तो इसका मान कितना आता है? M बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर प्रति सेकंड। इसी को हम 1 हेनरी कहते हैं। तो कुंडलियों में लौह चुंबकीय पदार्थ रख देने पर अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की SI यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा यदि प्राथमिक कुंडली की धारा में 1 एम्पियर प्रति सेकंड परिवर्तन के फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने म्यूचुअल मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व और हमने जो है सेल्फ, ये दोनों पढ़ लिए हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उसे पूरा करिएगा। धन्यवाद।